नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। भाषा विज्ञान में भाषा का अर्थ, परिभाषा, इसकी विशेषताएं तथा विविध रूपों को अब तक की सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं भाषा, और भाषा की बात करें तो सबसे पहले जरूरी यही है कि भाषा के अर्थ को जाना जाए। अब भाषा का अर्थ देखा जाए तो भाषा शब्द जो है संस्कृत भाषा की भाष धातु से बना है, या आप कह सकते हैं निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है क्या करना, व्यक्त करना या बोलना अथवा प्रकट करना। ठीक है ना। और आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि भाषा व्यक्तायाम वाची, अर्थात व्यक्तवाणी ही भाषा है। ठीक है ना। दूसरी परिभाषा आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि भाषते वक्त व्यक्तवाक रूपेण अभिजयते इति भाषा, अर्थात भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्तवाणी के रूप में अभिव्यक्त की जाती है। मतलब क्या है कि भाषा शब्द का अर्थ संस्कृत भाषा के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना, प्रकट करना अथवा व्यक्त करना। ठीक है ना। अब भाषा का अर्थ जानने के बाद हम लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि भाषा की परिभाषा जानी जाए, और भाषा की परिभाषा जानने के लिए हमें भारतीय विद्वान और पाश्चात्य विद्वान दोनों की परिभाषाओं को देखना होगा। जिनमें भारतीय विद्वान की बात करें तो सबसे पहले आपको विद्वान दिखाई दे रहे हैं पतंजलि जी, और इन्होंने भाषा की परिभाषा इस प्रकार से दी है। क्या है कि व्यक्ता वाचि वर्णा ऐसा ता इमे व्यक्तवाच है, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। क्या है कि व्यक्ता वाच वर्णा ऐसा ता इमे व्यक्तवाच है, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। किसने कहा? पतंजलि ने कहा कि जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। ठीक है ना। अब इसे कैसे दिमाग में रखा जाए, तो बस यही पकड़ लीजिए, क्या व्यक्तावाच वर्णा, व्यक्तावाच वर्णा बोले पतंजलि। पतंजलि क्या करते हैं? बोले भैया व्यक्तावाच वर्णा। व्यक्तावाच वर्णा कौन? बोले पतंजलि। बस जहाँ पे व्यक्तावाच वर्णा आपको मिल जाए, बाबा बाबा 3 बार ट्रिपल बा लगातार मिल जाए, वाह 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 वाह, तो वहाँ पे पतंजलि मार दीजिएगा और आपका ये विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है ना। व्यक्तिवाच वर्णा, व्यक्तिवाच वर्णा कौन? पतंजलि का। बस ठीक है ना। यानी कि पतंजलि ने भाषा की परिभाषा दी है, व्यक्तिवाच वर्णा। ठीक है ना। दूसरे जो विद्वान हैं वो हैं कामता प्रसाद गुरु जी ने, और इन्होंने भाषा की परिभाषा दी है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टता समझ सकते हैं। यानी कि भाषा का मतलब इन्होंने क्या बताया कि एक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य क्या करता है, अपना विचार दूसरों पर प्रकट करता है और दूसरे का जो विचार होता है उसको स्पष्ट रूप से समझ सकता है। किसने कहा? गुरु ने कहा। कौन गुरु? बोले कामता प्रसाद गुरु। तो बस दिमाग में रख लीजिएगा क्या कि भैया देखो, भाषा का साधन, साधन कौन है? बोले गुरु है। बस दिमाग में रख लीजिएगा, साधन कौन? बोले गुरु। आपको सफल कराने का साधन गुरु के हाथों में, आपको भाषा सिखाने का साधन गुरु के हाथों में। बस दिमाग में रख लीजिएगा, जहाँ पे साधन की बात आ जाएगी, भाषा में साधन है, बस वहाँ पे गुरु लगा दीजिएगा। साधन कौन? बोले गुरु। यानी कि कामता प्रसाद गुरु जी की ये परिभाषा है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचार आप स्पष्टता समझ सकते हैं। बस गुरु क्या है? साधन है। ठीक है ना। आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आगे है मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मत का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेत का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। किसने कहा? बोले डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने कहा। देखिए मित्रों, जितनी भी ट्रिक हम लोग याद करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका किसी भी राजनीतिक विचारधारा से कोई लेन देन नहीं है, ना ही किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य है। किसी तरह से आपको आसानी से याद हो जाए, एकमात्र यही मेरा प्रयास है। और जो भी ट्रिक हम लोग इस्तेमाल करते हैं उन्हीं पंक्तियों के बीच से हम लोग ट्रिक बना लेते हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए और हमेशा के लिए आपके दिमाग में बना रहे। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? मनुष्य और मनुष्य के बीच क्या है? इच्छा और मति। बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। कैसी होती है? बोले सर मनुष्य और मनुष्य के बीच में इच्छा और मति तो बड़ी सुंदर होती है। बस सुंदर का मतलब क्या हो गया कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी की पंक्ति है। बस क्या है? देखिए हर मनुष्य क्या करता है, अपनी इच्छा और मति है ना, मत माने विचार है ना, तो मत
मत और मन इच्छा सबका भाई देखो, हर व्यक्ति सुंदर इच्छा करेगा और सुंदर मति रखेगा, मति मति है ना, मन मन मति मति। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि मनुष्य और मनुष्य के बीच में क्या होता है, इच्छा और मति कैसी होती है, बोले सर सुंदर होती है। यानी कि जहाँ पर आप देखिएगा मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मत की बात आ जाए, वहाँ पे भाषा की परिभाषा कौन दे सकता है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ही दे सकते हैं। बस रख लीजिएगा कि मनुष्य और मनुष्य के बीच इच्छा और मत कैसी होती है, बोले सर सुंदर होती है। तो सुंदर से हो गया, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी की यह परिभाषा है। ठीक है, आगे है भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीर अवयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक तथा व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री जी की परिभाषा है क्या, कि भाषा मनुष्य की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीर अवयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है। कैसे दिमाग में बैठाया जाए, देखिए भैया मंगल क्या है, बोले भैया मंगल तो यही है, क्या है, क्या है, मनुष्य की चेष्टा या व्यापार। मनुष्य की चेष्टा या व्यापार कैसी होती है, बोले भैया मंगल होती है ना। आपको कैसी इच्छा करनी चाहिए, बोले मंगल वाली इच्छा करनी चाहिए, मंगल कामना करते हैं। और व्यापार कैसा करना चाहिए, बोले मंगल वाला व्यापार करना चाहिए। बस दिमाग में बैठा लीजिएगा, आसानी से हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा क्या, कि भाषा मनुष्य की चेष्टा या व्यापार। तो मनुष्य की चेष्टा व्यापार कैसी होनी चाहिए, बोले सर मंगल होनी चाहिए। मंगलदेव शास्त्री जी की ये परिभाषा है भाषा के लिए, ठीक है ना। और मनुष्य के बीच विचार मत और इच्छा कैसी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। तो मत और इच्छा सुंदर हो और चेष्टा और व्यापार कैसा हो, बोले चेष्टा और व्यापार तो मंगल होना चाहिए, मंगल देने वाला होना चाहिए, मंगलदेव होना चाहिए। बस आप इसको दिमाग में रखेंगे तो निश्चित रूप से परिभाषा आपके दिमाग में हमेशा के लिए बनी रहेगी कि मनुष्य और मनुष्य के बीच में चेष्टा व्यापार बोले मंगल होना चाहिए, मंगल वाला होना चाहिए, मंगल होना चाहिए, ठीक है ना। बस आसानी से आपको याद हो जाएगा। अगली और पांचवी परिभाषा है कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। किसकी परिभाषा है, बाबूराम सक्सेना जी की परिभाषा है। कैसे दिमाग में रखें, देखिए जिस ध्वनि चिन्ह द्वारा मनुष्य विचार विनिमय करता है उनको, अब देखिए ध्वनि चिन्ह से है ना विचार विनिमय कौन करेगा, ध्वनि चिन्ह से। तो देखिए जो बाबू होता है, छोटा सा बालक होता है ना, वो तो बोल पाता नहीं। जब बोल नहीं पाएगा तो इशारों से, संकेतों से, ध्वनि चिन्हों से करके तो ध्वनि चिन्ह द्वारा बोले बाबू, ध्वनि चिन्ह द्वारा बाबू। बस दिमाग में रख लीजिएगा। तो ध्वनि चिन्ह द्वारा विचार विनिमय कौन करेगा, बाबू करेगा, छोटा बच्चा करेगा। तो बाबू को आप समझ लीजिएगा बाबूराम सक्सेना जी की परिभाषा है, ठीक है ना। इसको दिमाग में रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में बैठा रहेगा कि ध्वनि चिन्ह से कौन, बोले बाबू, ठीक है ना। अगली परिभाषा है अर्थवान कंठोदगीर्ण ध्वनि समिष्टि ही भाषा है। अब देखिए भैया अर्थवान कंठोदगीर्ण ध्वनि समिष्टि ही भाषा है। किसकी परिभाषा है, बोले सुकुमार सेन की है। कहने का आशय क्या है कि देखिए कोई ध्वनि जो अर्थवान हो और कंठ से उद्गीर्ण हो, निकली हो और ध्वनि का समिष्ट हो, तो देखो क्या होता है, सुकुमार होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि कंठ से निकली हुई ध्वनि, अर्थ और कंठ से निकली हुई ध्वनि का जो समिष्ट है वो सुकुमार होता है, सुकुमार ध्वनि होती है। कौन, अगर व्यक्ति कोई ध्वनि क्या करे, अर्थ वाली हो और कंठ से निकली हो तो वो सुकुमार होगी। तो अर्थवान और कंठ से निकली हुई ध्वनि, कंठोदगीर्ण ध्वनि कैसी होती है, बोले सर वो तो सुकुमार होती है, सुकुमार होती है। बस दिमाग में रखिएगा, कोई व्यक्ति क्या है, कंठ से बोलेगा तो सुकुमार ध्वनि बोलेगा और अर्थ वाली बोलेगा तो सुकुमार ध्वनि बोलेगा। तो कंठोद है ना, अर्थवान कंठोदगीर्ण ध्वनि समिष्ट क्या है, सुकुमार सेन जी की भाषा के विषय में एक परिभाषा है, ठीक है ना। आगे है भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के सुख से निःसृत वह सार्थक ध्वनि समिष्ट है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। अब देखिए किसकी परिभाषा है, बोले डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी की है। और प्राय परीक्षा में पूछी जाती है सभी जो परिभाषाएं हैं कि किसी विद्वान द्वारा दी गई है, इसलिए ये तो आपको याद होना चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। तो भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के सुख निश्चित सार्थक ध्वनि समिष्ट है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके, भोलानाथ तिवारी। कैसे दिमाग में रखेंगे, तो देखिए निश्चित प्रयत्न के बाद क्या होता है, फल कौन देगा, बोले भोलानाथ देंगे। बस आप अपना परिश्रम करिए, आप क्या करिए, प्रयत्न करिए, निश्चित प्रयत्न करिए, खूब प्रयत्न करिए, खूब। फल कौन देगा, तो फल स्वरूप तो भैया फल तो भोलानाथ देंगे, भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ। तो भोलानाथ से हो जाएगा, भोलानाथ तिवारी जी की परिभाषा है क्या, कि भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप क्या है, मनुष्य के सुख से निःसृत वह सार्थक ध्वनि समिष्ट है। बस
निश्चित रूप से आपके दिमाग में बैठा रहेगा कि फल कौन देता है। जहाँ पे फलस्वरूप की बात आ जाएगी, फल तो भोलानाथ देंगे। भोलानाथ तिवारी जी की परिभाषा है, क्या है कि भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप। ठीक है ना, बस दिमाग में रखिएगा, हमेशा के लिए आपके दिमाग में बना रहेगा। आगे है, भाषा यादृच्छिक रूढ़ उच्चरित संकेत की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय, सहयोग अथवा भाव अभिव्यक्त करते हैं। आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा, आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा जी की परिभाषा है भाषा यादृच्छिक रूढ़ उच्चारित रूढ़ उच्चरित। तो देखिए यादृच्छिक क्या होता है, बोले यादृच्छिक, भाषा यादृच्छिक, यादृच्छिक देवेंद्र की भाषा क्या है, यादृच्छिक है, यादृच्छिक है ना। यादृच्छिक मतलब क्या, एक दिमाग में बैठा लीजिएगा कि देवताओं के लिए जो कुछ निश्चित है वही भाषा हम लोग प्रयोग करते हैं। देवाय नमः, इंद्राय नमः, भगवताय नमः, ठीक है ना। तो यादृच्छिक भाषा किसके लिए, बोले भाषा यादृच्छिक तो देवेंद्र के लिए है, देवेंद्र के लिए। बस अब देवेंद्र से हो जाएगा कि आचार्य देवेंद्र नाथ जी की परिभाषा है, किसके लिए, बोले भाषा के लिए। बस दिमाग में रखिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। आगे है ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों तथा विचारों को का प्रकटीकरण ही भाषा है। कौन, डॉक्टर पांडुरंग दामोदर गुड़े। अब इससे कैसे, देखिए भैया, जो ध्वन्यात्मक होती है, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा वाणी होती है, कोई व्यक्ति ध्वनि से बोले, तेजी के साथ बोले, है ना, तो उसकी भाषा कैसी होगी, बोले सर अगर ध्वन्यात्मक शब्द है, ध्वन द्वारा बोलेगा तो उसकी भाषा तो दमदार होगी। बस ध्वन्यात्मक भाषा, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा भाषा, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा भाषा, बोले सर दमदार होगी। बस दिमाग में रख लीजिएगा, इन्हीं की ध्वन्यात्मक शब्दों को जहां आप देखिएगा वहां पे दमदार, दमदार का मतलब हो गया पांडुरंग दामोदर गुणे द्वारा दी गई परिभाषा है। ठीक है ना। अब इन सही परिभाषा को एक बार थोड़ा सा देख लीजिए कि व्यक्तावाच, व्यक्ता कह रहा ना कि व्यक्तावाच बड़ा, बोले पतंजलि की, तीनों बाबा पतंजलि की। साधन, बोले भाषा साधन, तो भैया गुरु है ना। मनुष्य और मनुष्य के बीच क्या होता है, बोले मत, इच्छा और मत सुंदर होगी, बिल्कुल। और मनुष्य के बीच क्या होगा, बोले चेष्टा और व्यापार मंगल होगा। और क्या होगा, ध्वनि द्वारा, ध्वनि चिन्हों द्वारा कौन, बोले बाबू बोलता है। अर्थवान कंठोत्कीर्ण ध्वनि क्या होती है, बोले सुकुमार ध्वनि होती है। और निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप भोला, फल कौन देंगे, निश्चित प्रयत्न करिए, फल कौन देंगे, भोला देंगे, भोलानाथ तिवारी की है। और यादृच्छिक भाषा, भैया यादृच्छिक भाषा तो देवेंद्र की है, यादृच्छिक भाषा देवेंद्र के लिए होती है। और ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा भाषा जो बोली जाती है वो भाषा दमदार होती है। दमदार का मतलब हो गया पांडुरंग दामोदर गुड़े। ठीक है ना। अब आगे पश्चात विद्वानों द्वारा भाषा के विषय में कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जिनमें पहली परिभाषा है, भाषा और कुछ नहीं केवल मनुष्य की चतुर बुद्धि द्वारा आविष्कृत एक ऐसा उपाय है जिसकी मदद से हम अपने विचार सरलता से और तत्परता से दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं, जो चाहते हैं कि इसकी व्याख्या प्रकृति की उपज के रूप में नहीं बल्कि मनुष्य कृत पदार्थ के रूप में करना उचित है। किसकी परिभाषा है, बोले मैक्स मूलर की है। भाषा कुछ नहीं है, बोले भाषा और कुछ नहीं है, किसके आगे, बोले मैक्स मूलर के आगे भाषा कुछ नहीं है। बस दिमाग में रख लीजिएगा, भाषा और कुछ नहीं है, किसके आगे, बोले मैक्स मूलर के आगे। बस जहाँ पे देखिएगा भाषा और कुछ नहीं है वहाँ पे मैक्स मूलर को आप लगा दीजिएगा। ठीक है ना। आगे है ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। देखिए वहाँ पर भी आपने ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा पढ़ा था, ठीक है ना। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा, यहाँ पे विचार का प्रकटीकरण है, ठीक है ना। तो ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचार, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचार, वहाँ पे दमदार पढ़े थे। यहाँ पे ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचार क्या होगा, बिल्कुल स्वीट होता है। कोई व्यक्ति क्या है, ध्वनि माने गा करके साउंड द्वारा कोई विचार रखे, कोई बात रखे तो बड़ा स्वीट लगता है ना। यही बात अगर हम आपको गा के बताएं, ध्वनि में बताएं तो क्या बड़ा स्वीट लगेगा। बस स्वीट, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचार क्या होता है, बोले स्वीट होता है। तो स्वीट का मतलब हो गया हेनरी स्वीट की ये परिभाषा है। ठीक है ना। अगली जो परिभाषा है, भाषा उस स्पष्ट सीमित तथा सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की जाती है। क्रोंचे की परिभाषा है, क्या है, भाषा उस अस्पष्ट, बोलो भैया भाषा उसकी स्पष्ट है, किसकी, बोले क्रोंचे की भाषा क्या है, अस्पष्ट है। बस स्पष्ट है, सीमित है और सुसंगठित है। किसकी भाषा, बोले क्रोंचों की, स्पष्ट सीमित सुसंगठित। ट्रिपल एस है किसकी, बोले क्रोंचे क्या है, स्पष्ट सीमित सुसंगठित, ट्रिपल एस। और ट्रिपल वाह किसका है, बोले पतंजलि का है ना। थोड़ा दिमाग में रख लीजिएगा, निश्चित रूप से आपके दिमाग में ये सब चीज़ें बनी रहेंगी, लेकिन ये सब चीज़ें आपके लिए हमेशा के लिए बनी रहें इसके लिए कम से कम 3-4 बार आप इसको देखिए
और चाहे आप इसकी स्पीड बढ़ाकर ही देखिए, लेकिन जरूर देखिए, ठीक है ना, तभी आपके दिमाग में हमेशा के लिए बना रहेगा। अगली परिभाषा है, भाषा एक प्रकार का चिन्ह है। चिन्ह से तात्पर्य उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मनुष्य अपना विचार दूसरों पर प्रकट करता है, और ये प्रतीक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेत्रग्रह, श्रोतग्रह, स्पर्शग्रह। वस्तुतः भाषा की दृश्य श्रोतग्रह प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ है। अब देखिए यहाँ पे कैसे याद किया जाए। परिभाषा है बांद्रेय की, बांद्रेय की है। अब कैसे याद किया जाए, तो देखिए भाषा एक प्रकार का क्या है, बांद्रेय है। भाषा एक प्रकार का क्या है, बांद्रेय है। और आप यहाँ पर ये भी रख लीजिएगा, कैसा बांद्रेय, नेत्रग्रह, श्रोतग्रह, स्पर्शग्रह। भाषा एक प्रकार का क्या है, चिन्ह है ना। कैसा, बोले नेत्रग्रह, श्रोतग्रह, स्पर्शग्रह। बस जैसे आपके दिमाग में आ जाए, तो भाषा एक प्रकार का बांद्रेय है, ये कर लीजिए। और या आप कर लीजिए भाषा एक प्रकार का क्या है, बिल्कुल नेत्रग्रह, श्रोतग्रह और स्पर्शग्रह बांद्रेय है। इन्हीं की बांद्रेय जी की ये परिभाषा है, ठीक है ना। हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी परिभाषा पूछ ली जाती है तो थोड़ा सा समस्या बन जाता है, इसलिए इसे रखना दिमाग में बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आगे है, मनुष्य ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपना विचार प्रकट करता है। मानव मस्तिष्क वस्तुतः विचार प्रकट करने के लिए ऐसे शब्दों का निरंतर उपयोग करता है, तो इस प्रकार के कार्यकलाप को ही भाषा की संज्ञा दी जाती है। कौन, वो तो एस्पर्शन, एस्पर्शन। देखिए भाषा ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपना विचार, बोले भैया ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपना विचार क्या होता है, बोले भैया पर्सनल होता है। अपना विचार पर्सनल होता है, अपना विचार पर्सनल होता है। बस ऐसे रखिएगा, अपना विचार क्या होगा, बोले भैया पर्सनल होता है ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा। कभी कभी देखे होंगे ना, मनुष्य ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा गाता है बाथरूम में, है ना, किचन में, तो पर्सनल होते हैं, लोग गाते हैं। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपना विचार पर्सनल है, अपना विचार। तो पर्सनल का मतलब पर्सन, ठीक है ना। बस दिमाग में से रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। आगे है, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्ति एवं स्पष्ट ध्वनि संकेत का प्रयोग व्यवहार में लाया जाता है, उन्हें भाषा कहते हैं। गार्डनर जी की परिभाषा है क्या, कि विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त एवं स्पष्ट ध्वनि चिन्हों का व्यवहार किया जाता है, उन्हें भाषा कहते हैं। तो विचारों की व्यक्त ध्वनि कहाँ पर, बोले गार्डन में, है ना। विचारों के अभिव्यक्त के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग लाया जाता है, तो ध्वनि चिन्हों का प्रयोग कहाँ, बोले गार्डन में। गार्डन में क्या करते हैं हम लोग, है ना, व्यक्त स्पष्ट ध्वनि संकेत। तो कोई व्यक्ति गार्डन में है, दूर खड़ा है, तो एक तो व्यक्त करिए, स्पष्ट ध्वनि संकेत करिए। ध्वनि भी करते हैं हम लोग, संकेत भी करते हैं, बुलाते हैं, ध्वनि भी संकेत भी। तो कहाँ पे, गार्डन में, क्योंकि दूर खड़े होते हैं तो नाम से बुलाते भी हैं और संकेत से, हाथों से भी बुलाते हैं संकेत करके। तो स्पष्ट ध्वनि और संकेत कहाँ, बोले गार्डन में। व्यक्त स्पष्ट ध्वनि संकेत, बोले गार्डन में। तो गार्डन का मतलब हो गया गार्डनर द्वारा दी गई ये परिभाषा है, ठीक है ना। अगली परिभाषा है, भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मानव परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। देखिए भैया यहाँ पे जहाँ पे आ जाए ध्वनि संकेत की प्रणाली, यानी कि हम केवल प्रणाली पकड़ेंगे। तो प्रणाली क्या होती है, बोले ब्लॉक तथा ट्रिगर द्वारा दी गई है। तो देखिए प्रणाली को क्या करो, बिल्कुल प्रणाली को ब्लॉक कर दो। कोई प्रणाली बहुत पुरानी है, चला आ रही है, तो उस प्रणाली को क्या करो भैया, दो ध्वनि संकेत वाली प्रणाली को भैया क्या करो, ब्लॉक कर दो, है ना, ब्लॉक कर दो। टिगर भी लगा दो, टिगर लगा के ब्लॉक कर दो। बस ब्लॉक एंड टिगर की परिभाषा है क्या, कि ध्वनि संकेत प्रणाली को ब्लॉक कर दीजिए और ट्रिगर कर दीजिए। बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। अगला है, भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह पद्धति है जिसके द्वारा मनुष्य समुदाय परस्पर सहयोग एवं विचार विनिमय करता है। तो देखिए भैया पद्धति क्या होती है ना, यहाँ पे रखिए ध्वनि संकेत व पद्धति, ध्वनि संकेत प्रणाली। तो प्रणाली को ब्लॉक करते हैं और ट्रैक कर देते हैं। लेकिन क्या होता है, दूसरा पद्धति है। अब पद्धति को क्या करिए, तो पद्धति को कह रहे हैं क्या करिए भैया, सुतेवा करिए, है ना, श्रुतेवा करिए। पद्धति को सुतेवा कर दीजिए, बस सुतेवा। पद्धति क्या करिए, पद्धति को सुतेवा करिए। यानी कि जहाँ पर पद्धति आ जाए वहाँ पे सुतेवा जी को आप विकल्प के रूप में चयन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे हम लोग बात करते हैं, भाषा के उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं और उसके प्रवर्तक हैं। यानी कि भाषा की उत्पत्ति को किसने क्या माना है, जिनमें हम बात करें सिद्धांत एक तरफ, दूसरी तरफ उसके प्रवर्तक हैं। बात करें भाषा को दिव्य उत्पत्ति का सिद्धांत प्राचीन धर्म ग्रंथों ने दिया, डिवाइन थ्योरी, दैवी सिद्धांत,
बोले प्राचीन। प्राचीन धर्म जाने, धर्म क्या करते हैं, बोलते हैं कि भाषा की उत्पत्ति देवताओं ने किया है, ठीक है ना। तो दिव्य उत्पत्ति का सिद्धांत कौन कह सकता है, बोले भैया प्राचीन ग्रंथ कहते हैं। संकेत, संकेत क्या मिल रहा है, बोले भैया संकेत तो यही मिल रहा है, कोई व्यक्ति रूसा है, कोई व्यक्ति आपसे रूस जाए, नाराज हो जाए, तो संकेत मिल जाता है रूसा। रूसा संकेत से रूसा, रूसा रूसा बने रूसों की, ठीक है ना। रणन, रणन क्या होता है, प्लेट हैंस मैक्समूलर, ठीक है ना। अब रणन, रणन माने कह लीजिएगा ध्वनि। ध्वनि किससे आती है, बोले प्लेट से ही, मूल प्लेट से ही क्या होता है, ध्वनि आती है। तो प्लेट है, प्लेट से क्या है, रणन, रणन प्लेट से क्या है, मूल ध्वनि है। बस प्लेट है तो मूल ध्वनि है ना। इन्हीं की रणन सिद्धांत किसने दिया, प्लेट ने दिया, हैंस ने दिया, मैक्समूलर ने दिया, ठीक है ना। इंगित, इंगित, इंगित क्या है, बोले राय। राय लेना इंगित है, जरूरी है। इंगित क्या है, बोले राय। इन्हीं की डॉक्टर राय ने कहा इंगित है, ठीक है ना। धातु की बात करें, धातु तो हेज और मैक्समूलर। धातु क्या होता है, हेज है, हेज है, मैक्समूलर है। बस धातु हेज और मैक्समूलर ने माना है। और क्या है, बोले भैया श्रम क्या है, श्रम और ध्वनि। श्रम ध्वनि, श्रम ध्वनि मतलब होता है निवारे। भैया कोई काम अगर आप श्रम से करेंगे तो श्रम ही आपको निवार सकता है, बचा सकता है, आपको आगे ले जा सकता है। तो श्रम और ध्वनि ही क्या करेगा, आपको निवारेगा, मुसीबत से बचाएगा, आपको सिलेक्शन दिलाएगा। कौन, श्रम और ध्वनि निवारेगा, ठीक है ना। आगे बात करें हम लोग संपर्क की, तो संपर्क क्या है भैया, संपर्क तो रेवेज है, रेवेज है। तो संपर्क क्या है, बोले रोज है, रोज है, रेज है, रोज है। सबसे किसी भी व्यक्ति से संपर्क करिए तो रोज करिए। आगे कह रहे भैया समन्वय की बात क्या है, तो भैया समन्वय स्वीट होना चाहिए। समन्वय, अगर आप किसी से समन्वय कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं, तालमेल बैठा रहे हैं, तो भैया स्वीट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। बस इन सबको दिमाग में आप रख लेंगे तो आपको यहाँ से याद करने में आसानी हो जाएगी। कभी कभी यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि दिव्य उत्पत्ति का सिद्धांत प्राचीन धर्म से है, संकेत से व्यक्ति रूसा हुआ है, रणन प्लेट हैंस मैक्समूलर है, इंगित है राय, ठीक है ना, रूट हैज में मैक्समूलर है, श्रम और ध्वनि आपको निवार सकती है, बचा सकती है, संपर्क रोज करिए, रेवेज है, समन्वय स्वीट होना चाहिए, एंट्री स्वीट। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको भी आप दिमाग में रखें। अब आगे हम लोग देखेंगे कि जो भाषा है, भाषा की कुछ प्रवृत्तियां एवं विशेषताएं हैं, जिनमें भाषा की पहली विशेषता है कि भाषा सामाजिक संपत्ति है ना। सामाजिक संपत्ति है मतलब समाज से सीखी जाती है। दूसरी चीज, भाषा सतत प्रवाहमान, सहज और नैसर्गिक है। देखिए जो भाषा होती है ना, सतत में हमेशा प्रवाहमान होती है दूसरे तक, है ना, सहज होती है और नैसर्गिक नहीं, प्राकृतिक होती है। भाषा समाज से अर्जित की जाती है, इसलिए इसको अर्जित संपत्ति भी कहते हैं। भाषा परिवर्तनशील होती है, अर्थात भाषा बदला करती है। और भाषा का भाव संप्रेषण जो है माध्यम होता है, माध्यम से भाव देते हैं। भाषा देखिए फिर एक बार अर्जित आ गया, ठीक है ना। और भाषा क्या है, अनुकरण से सीखी जाती है। अब भाषा में जटिलता से सरलता की तरफ, संयोग से वियोगात्मकता की तरफ, यानी कि संयोगात्मक से वियोगात्मक की तरफ जाती है। और भाषा परंपरागत वस्तु है और प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक होती है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन एक भाषा की विशेषता नहीं है, तब प्रश्न आपके लिए मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए इन सभी परिभाषाओं, इन सभी विशेषताओं को आप ध्यान में रखें कि सामाजिक संपत्ति है, सतत प्रवाहवान, सहज और नैसर्गिक है, अर्जित की जाती है, परिवर्तनशील है, भाव संप्रेषण का माध्यम है ना। भाव संप्रेषण का माध्यम कौन, बोले भाषा है, ठीक है ना। आगे अनुकरण से कौन सीखी जाती है, बोले भाषा। भाषा तो अनुकरण से सीखी जाती है, देखे होंगे बच्चा जो अनुकरण से ही सब कुछ सीखता है। और भाषा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जटिल से सरलता की तरफ जाता है और संयोगात्मक से वियोगात्मक की तरफ जाता है। कैसे दिमाग में रखेंगे, तो देखिए भाषा जो संस्कृत है ना, संस्कृत की भाषा संयोगात्मक है, हिंदी की वियोगात्मक है। तो आपने संस्कृत से हिंदी आई है, बस दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा कि संयोग से वियोग, पहले संयोग होगा तब वियोग होगा, पहले जटिल होगा फिर सरल होगा। आपने देखा होगा कोई चीज़ हम लोग जब सीखते हैं ना तो पहले बड़ा कठिन लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपको आसान लगने लगता है। तो जो भी टॉपिक आपको बहुत कठिन दिखते थे, अब आज आपने तैयारी करके उसको मजबूत कर लिया है, आज आपको आसान दिख रहा है। तो भाषा ऐसे भी चलती है, जटिल से सरल की तरफ, संयोग से वियोग की ओर, ठीक है ना। और आगे भाषा क्या है, एक परंपरागत वस्तु है, एक परंपरा से दूसरी परंपरा को, और प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक होती है। तो इसे दिमाग में रखिएगा, कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है तो ये प्रश्न आपका गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे भाषा के कुछ प्रमुख चरण हैं जिन्हें हम लोग देखेंगे। इनमें पहला चरण है आंगिक भाषा। आंगिक जिसे आप कहते हैं सांकेतिक भाषा, संकेतों या इशारों में की गई भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं।
और अगर यहाँ से प्रश्न बन जाए कि सबसे कठिन भाषा कौन सी है, तो मित्रों जो सांकेतिक भाषा होती है ये सबसे कठिन भाषा होती है। क्यों? क्योंकि संकेत जो है आपके अनिश्चित होते हैं। कभी ताली बजाते हैं आप शाबाशी में, कभी ताली आप बजाते हैं किसी को इशारा करने के लिए, बुलाने के लिए, और वही ताली कभी कभी आप बजा देते हैं किसी की खिल्ली उड़ाने में, मजाक उड़ाने में। ठीक है ना? तो संकेत क्या है? अनिश्चित होते हैं। इसलिए क्या होता है, आंगिक या सांकेतिक भाषा सबसे कठिन भाषा होती है। ठीक है ना? दूसरी है वाचिक भाषा, जिसे आप कहते हैं मौखिक भाषा। इसी को आरल भाषा अंग्रेजी में कहा जाता है। क्यों? ये सबसे आसान भाषा होती है। जो व्यक्ति जैसा बोलता है उसका अर्थ आप तुरंत वैसे ले लेते हैं। ठीक है ना? सबसे आसान है। और इस भाषा का प्रयोग जो है शिक्षित और अशिक्षित दोनों व्यक्ति करते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए सबसे आसान भाषा जो होती है वाचिक भाषा होती है। इसे आप कथित भाषा कह सकते हैं, इसे आप मौखिक भाषा कह सकते हैं, इसे अंग्रेजी में आप ऑरल भाषा कहते हैं। ठीक है ना? बात करें तीसरी भाषा की तो लिखित भाषा, है ना? लिखित भाषा को आप क्या कहते हैं? बिल्कुल रिटन लैंग्वेज। तो लिखित भाषा क्या होती है? कठिन और आसान दोनों है। कठिन कब है? जब हमें आपको उस भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो हमारे लिए कठिन होगा। और आसान तब होगा जब हम लोग पढ़े लिखे रहेंगे। तो यानी कि यह भाषा, लिखित भाषा का प्रयोग पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं, अशिक्षित व्यक्ति इसका प्रयोग नहीं करता है। कभी कभी यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी भाषा है जिसका प्रयोग सभी लोग कर सकते हैं, है ना? तो वो कौन सी है? वाचिक है। इसे आप कहते हैं कथित भाषा या मौखिक भाषा। ठीक है ना? लिखित भाषा का प्रयोग पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं। सांकेतिक भाषा सबसे कठिन होती है, वाचिक भाषा सबसे आसान होती है। लिखित कठिन और आसान दोनों है। अगर आप पढ़े हैं तो आसान है, आप नहीं पढ़े हैं तो आपके लिए कठिन है। अगली भाषा है यांत्रिक भाषा। यांत्रिक का मतलब होता है यंत्र से संबंधित जो भाषा है उसे यांत्रिक भाषा कहेंगे। जैसे टेप रिकॉर्ड की भाषा, रेडियो की भाषा, है ना, फ़ोन की भाषा, लाउड स्पीकर की भाषा, ये सभी जो भाषाएं होती हैं इन्हें हम लोग यांत्रिक भाषा कहते हैं। तो आप दिमाग में रख लीजिएगा, यहाँ से अगर प्रश्न बने तो भी आपको गलती नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना? आगे हम लोग बात करते हैं भाषा के विविध रूप। तो भाषा के विविध रूपों में आप देखेंगे मानक या एक प्रतिष्ठित भाषा होती है जिसे हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज। ठीक है ना? दूसरा विभाषा, उपभाषा, प्रांतीय भाषा या बोली, आगे हम लोग जाके पढ़ेंगे। अपभाषा, अपभ्रष्ट भाषा, अमानक भाषा, आगे हम लोग देखेंगे। व्यक्ति बोली, आगे आप देखेंगे। विशिष्ट भाषा, आगे देखेंगे। कूट भाषा, आप जानते हैं किसी भाषा को कूट बनाया जाता है, संकेत बनाया जाता है। और कृत्रिम या बनावटी भाषा और राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? कभी कभी प्रश्न बन जाता है निम्नलिखित में से राष्ट्रभाषा का लक्षण है। तो राष्ट्रभाषा का मतलब होता है कि वह भाषा जो किसी देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाती है उसे हम लोग राष्ट्रभाषा कहते हैं, है ना? किसी देश में जो भाषा सबसे ज़्यादा जनसंख्या द्वारा बोला जाता है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो हिंदी है भारत की राष्ट्रभाषा होना चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा बोली जाती है भारत में, लेकिन अभी इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया है ना? और राजभाषा की बात करें तो हिंदी को राजभाषा माना गया है, लेकिन हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी चल रही है। ठीक है ना? तो कभी कभी बच्चे इस पर डिस्कस करते हैं कि ये भारत की राष्ट्रभाषा क्या है। तो राष्ट्रभाषा भी आप हिंदी नहीं कह सकते हैं, बल्कि राजभाषा आप कह सकते हैं, क्योंकि राजभाषा भी है, संविधान में उसको राजभाषा माना गया है, राष्ट्रभाषा का दर्जा भी उसे। और विशेष तथ्य की बात करें तो सबसे पहला विशेष तथ्य तो आपको यही देखना होगा कि जो हिंदी शब्द है, तो हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? देखें, फारसी शब्द से लिया गया है। और कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो आपका उत्तर फारसी शब्द होना चाहिए। कई बार टेट की परीक्षा में पूछा गया है और एक या दो बार आपने देखा होगा टीजीटी में भी पूछा गया है। तो ऐसा नहीं है कि अब दोबारा ना पूछा जाए। ठीक है ना? तो किस भाषा से? बोले सर फारसी भाषा से लिया गया है। और इसकी समझ देखिए, जो एक साधारण व्यक्ति है, गाँव में रहते हैं, समाज में रहते हैं, वो भी जब आप कुछ बोलते हैं ना तो कहते हैं बहुत फारसी ना बोलो, बहुत फारसी ना बोलो। यानी कि हिंदी के जब आप शब्द बोलते हैं, खड़ी बोली बोलते हैं, तो उनका कमेंट होता है कि फारसी ना बोलो। तो कहने का आशय है कि हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो हिंदी शब्द ही फारसी भाषा से लिया गया है। इसे दिमाग में रख लीजिए। ठीक है ना? अब हिंदी में जो अधिकांश शब्द हैं कहाँ से लिए गए हैं? बोले सर हिंदी के अधिकांश शब्द तो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, यानी कि संस्कृत के हैं। इसको भी दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना? तो हिंदी के अधिकांश शब्द संस्कृत भाषा से, दो प्रकार से, एक तो तद्भव के रूप में, यानी कि संस्कृत का कुछ शब्द हिंदी ने क्या किया, थोड़ा परिवर्तन करके ग्रहण कर लिया, और हिंदी के कुछ, संस्कृत के कुछ शब्द हिंदी ने ज्यों के त्यों ले लिया,
उसे आप कहते हैं तत्सम शब्द। तो एक जिसे थोड़ा सा परिवर्तित करके लिया वो तद्भव हुआ, जिसे जो कहते हो एज इट इज ले लिया उसे आप तत्सम शब्द कहते हैं, है ना। तो हिंदी भाषा में अधिकांश शब्द कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आपका उत्तर आना चाहिए संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, ठीक है ना। आगे हिंदी भाषा का जो व्याकरणकर्ता होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो देखें उनको वैयाकरण कहते हैं, वैयाकरण कहते हैं। देख लीजिए स्क्रीन पर, इसी तरह से प्रश्न है ना आ सकता है और एक आध दो बार ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। आगे जब हम लोग हिंदी भाषा का विज्ञान देख रहे हैं तो हम लोगों को हिंदी भाषा के वैज्ञानिकों का भी दो चार नाम पता होना चाहिए। जिनमें बात करें भाषा वैज्ञानिक की, तो एक तो वैज्ञानिक आपके भाषा से संबंधित है सुनीत कुमार चटर्जी जी, दूसरे हैं धीरेन्द्र वर्मा और तीसरे हैं भोलानाथ तिवारी। कौन कौन बोले सर? सुनीत कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा और भोलानाथ तिवारी। कैसे सबको दिमाग में रखें? बस दिमाग में रख लीजिए, यस फॉर सुनीत, डी फॉर धीरेन्द्र वर्मा, बी फॉर भोलानाथ तिवारी। बस कर लीजिए। क्या बोले सर? BDS हैं। क्या है? BDS। कौन बोले सर? BDS देखे होंगे ना, डेंटिस्ट को कहते हैं BDS। तो बी से भोला, डी से धीरेन्द्र, यस से सुनीत कुमार चटर्जी, ठीक है ना। तो हिंदी भाषा के जो वैज्ञानिक हैं वो तो सर BDS हैं, BDS। बस दिमाग में रख लीजिएगा। भाषा कौशल की बात करें कि भाषा कौशल का विकास कैसे होता है, तो इसका क्रम है सुबोपली, है ना, सुबोपली। तो सु से क्या होता है भाषा कौशल का विकास? सबसे पहले सुनना, उसके बाद क्या होता है? बोलना, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद सर पढ़ना होता है और सबसे अंत में क्या होता है? लिखना। तो दिमाग में रखिए, सबसे पहले सुनना और सबसे बाद में लिखना। बोलना, सुनेंगे तो तुरंत बोलेंगे, बोलेंगे तो पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तब जाके लिखेंगे। यानी कि भाषा का कौशल हम लोग अगर सीखते हैं तो सुबोपाली रूप में सुनते हैं, सीखते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है ना। कई बार प्रश्न पूछा गया है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। और टेट की परीक्षा में जो छात्र बैठते हैं उनके लिए तो ये रामबाण है, ठीक है ना। आगे इसी का थोड़ा सा क्रम बदल दिया मेरिया मानटेंसरी जी ने और उन्होंने इसका थोड़ा सा अलग ले लिया क्रम, सुबोलिप कर दिया। यानी कि लिखना को पहले कर दिया और पढ़ना को बाद में कर दिया। क्या किया? सुबोलिप किसके अनुसार? मेरिया मानटेंसरी जी के अनुसार। तो सु से हो जाएगा सुनना पहले, फिर बताया बोलना, और इन्होंने लिखना पहले कर दिया, पढ़ना बाद में कर दिया। इसे भी दिमाग में बैठा लीजिएगा। कभी कभी प्रश्न थोड़ा सा घुमा के पूछ लेता है कि मैडम मेरिया मानटेंसरी के अनुसार भाषा विकास के कौशल का क्रम क्या है, तो देख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे हम लोग बात करें भाषा के अंग की, तो भाषा का अंग भी देख लीजिएगा। ध्वनि है, वर्ण है, शब्द है, वाक्य है, व्याकरण है, ठीक है ना। और व्याकरण के अंग में, तो व्याकरण के अंग में आपको ध्वनि मिलेंगे, ध्वनि से वर्ण बनेगा, वर्ण से शब्द बनेगा, शब्द से वाक्य बनेगा। तो इसको भी दिमाग में रख लीजिएगा। तो इन्हीं सभी बिंदुओं को सबसे पहले आप बड़े गहन रूप से ध्यान में रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक चीज़ और ध्यान में आप रख लें, है ना, हिंदी संयोगात्मक भाषा है या वियोगात्मक भाषा है, ठीक है ना। क्योंकि हिंदी के छात्र हैं तो हम लोगों को सब चीज़ें आनी चाहिए। तो देखिए मित्रों, जो हिंदी है ये वियोगात्मक भाषा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कारक होता है वो अलग से लगता है। जैसे आप कहते हैं राम ने, तो राम का कारक देखिए ने अलग लगा है, राम इधर है, ने अलग है। और संस्कृत जो होती है वो संयोगात्मक है। क्या है? संयोगात्मक है। क्यों? क्योंकि उसमें जो कारक होता है वो क्या होता है? बिल्कुल उसी के साथ लगता है, शब्द के साथ लगता है। जैसे आप कहते हैं रामस्य, है ना, रामस्य यानी कि राम का हो गया। और यहाँ पे हिंदी में जब लिखेंगे तो राम का अलग लिखेंगे, कारक अलग लिखेंगे। तो ऐसे आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा कि हिंदी क्या है। हिंदी सर एक वियोगात्मक भाषा है, संस्कृत क्या है सर? एक संयोगात्मक भाषा है। बस दिमाग में रखिएगा। कभी कभी ये बहुत सामान्य सी बातें परीक्षा में पूछ ली जाती हैं और हमसे आपसे गलती हो जाती है। तो इसको आशा है कि आप लोग दिमाग में बैठा लेंगे और अपना एक प्रश्न निश्चित रूप से यहाँ से तैयार कर लेंगे। आगे हम थोड़ा सा भाषा के रूप की चर्चा करेंगे। भाषा के रूप की बात करें तो भाषा के 3 रूप हम लोग देखते हैं, जिनमें पहला हम लोग कहते हैं कथित भाषा, या इसे आप कह सकते हैं मौखिक भाषा। दूसरा है
लिखित भाषा, जिसे हम लोग लिखकर प्रयोग करते हैं, और तीसरा है सांकेतिक भाषा। तो आपने क्या देखा कि सर एक तो मौखिक भाषा, दूसरा हम लोगों ने देखा लिखित भाषा, और तीसरा हम लोगों ने देखा सांकेतिक भाषा। बात करें मौखिक भाषा, तो मौखिक भाषा जिसे हम लोग कथित भाषा कहते हैं, यह सबसे आसान भाषा होती है। आप जो कहते हैं सुनने वाला उसका वही अर्थ लेता है, और इसका प्रयोग पढ़ा लिखा तथा अनपढ़ व्यक्ति सभी लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि सबसे आसान जो भाषा होती है वो मौखिक भाषा होती है। दूसरी भाषा की बात करें तो लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है? ये कठिन भी है, आसान भी है। क्यों? क्योंकि इस भाषा का प्रयोग तो पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं, ठीक है ना। और पढ़े लिखे लोग के लिए आसान है, जबकि अनपढ़ व्यक्ति के लिए कठिन है। तो दूसरी भाषा लिखित भाषा आसान और कठिन दोनों है। बात करें तीसरी भाषा, जिसे हम लोग कहते हैं सांकेतिक भाषा, यानी कि संकेत और इशारों में की गई भाषा को हम लोग सांकेतिक भाषा कहते हैं। और सांकेतिक भाषा की बात करें तो सबसे कठिन भाषा है। क्यों? क्योंकि संकेत जो है कभी निश्चित नहीं होते हैं, अनिश्चित रहते हैं। कभी आप एक उंगली दिखाकर किसी को धमकी देते हैं, कभी आप एक उंगली दिखा दिए तो आउट हो गया, है ना। तो इस कहने का आशय है कि संकेत अनिश्चित होता है। ताली बजाते हैं किसी का उत्साहवर्धन के लिए, कभी ताली बजाते हैं किसी को बुलाने के लिए, कभी वही ताली आप बजाते हैं किसी को खिल्ली उड़ाने के लिए, किसी को चिढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार से जो सांकेतिक भाषा होती है ये बदला करती है, अलग अलग होती है, इसका अर्थ अलग अलग होता है। इसलिए सबसे कठिन भाषा जो होती है वो सांकेतिक भाषा होती है ना। ढेर सारी भाषा आप देखे होंगे संगीतों में, है ना, कि स्टार बना है, धन बना है, आज सब ढेर सारी बातें, ठीक है ना। तो कहने का आशा है, कभी कोई प्रश्न बन जाता है कि सबसे आसान भाषा, तो सर सबसे आसान तो कथित या मौखिक भाषा, सबसे कठिन भाषा सांकेतिक भाषा, और लिखित भाषा, है ना, कठिन और आसान दोनों है। अगर आप पढ़े हैं तो आपके लिए आसान है, और अगर आप पढ़े नहीं हैं तो आपके लिए कठिन है। इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा, कभी कभी यहाँ से प्रश्न बन जाता है। अब आगे भाषा और बोली से संबंधित कुछ विशेष बातें हैं जहाँ से कभी कभी प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो भाषा और बोली दोनों का अंतर हम लोग देखेंगे। बात करें भाषा की तो भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है और बोली का क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है, यानी कि भाषा से छोटा होता है। भाषा में साहित्य की रचना होती है। सामान्यतः बोली बोलचाल का प्रयोग करते हैं, बोली सामान्यतः बोलचाल में प्रयोग की जाती है। भाषा का जन्म बोली से नहीं होता है, जबकि बोली का जन्म भाषा से होता है। जैसे हिंदी से ढेर सारी बोलियों का जन्म हुआ, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं दो भाषाओं में पारस्परिक बोधगम्यता नहीं होती। दो भाषाएं संस्कृत हिंदी, है ना, उर्दू फारसी, इनमें बोधगम्यता नहीं होती है। जबकि बात करें एक भाषा की दो बोलियों में ढेर सारी बोधगम्यता होती है ना। जैसे आप देखे होंगे हिंदी की 18 बोलियां हैं, तो सब में बोधगम्यताएं हैं, ठीक है ना। और भाषा का प्रयोग शिक्षा, संचार माध्यम एवं सूचना तकनीक में किया जाता है, जबकि बोली का प्रयोग प्राय लोकगीत एवं लोक साहित्य में प्रयुक्त होता है। और भाषा का प्रयोग जब साहित्य में कम हो जाता है तब वह सीमित क्षेत्र में प्रयुक्त होने लगती है। और जब बोली का प्रयोग, है ना, जब साहित्य के में प्रचुर मात्रा में होने लगता है तब वही बोली जो है भाषा का रूप धारण कर लेती है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा कि कौन सी एक बात जो है भाषा के संबंध में तर्कसंगत नहीं है और कौन सी एक बात जो है बोली के संबंध में तर्कसंगत नहीं है। तो इसको ध्यान में रखते रहिएगा कि भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है, बोली का क्षेत्र अपेक्षाकृत कम होता है। भाषा में साहित्य की रचना होती है, बोली में सामान्यतः बोलचाल प्रयुक्त होती है। तो भाषा का जन्म बोली से नहीं होता है, जबकि बोली का जन्म भाषा से होता है। दो भाषाओं में परस्पर बोधगम्यता नहीं होती है, जबकि दो बोलियों में परस्पर बोधगम्यता होती है। भाषा का प्रयोग शिक्षा, संचार माध्यम एवं सूचना तकनीक में होता है, जबकि बोली का प्रयोग लोकगीत एवं लोक साहित्य में किया जाता है। भाषा का प्रयोग जब एक क्षेत्र में कम हो जाता है तो वह सीमित क्षेत्र में प्रयुक्त होने लगती है, और बोली का प्रयोग जब साहित्य में प्रचुर मात्रा में होता है तो वह भाषा बन जाती है। बस इसे ध्यान में रखिएगा। अब आगे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। तो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास कुछ इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। बात करें हिंदी शब्द के अर्थ की, तो पहला तो व्युत्पत्ति परक अर्थ है कि हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से माना जाता है, जो फारसी भाषा में हिंदू हो गया। अब देखें, बात करें संस्कृत में यह शब्द था सिंधु, यानी कि सिंधु एक नदी थी जिसे हम लोग जानते हैं। तो उसी सिंधु को जब ईरानी लोग आए तो उन्होंने क्या बोला, जो सा है सा को हा और धा को दा बोले, तो
तो सिंधु से क्या हो गया, हिंदू हो गया, ठीक है ना। और इसी हिंदू शब्द से हिंदी शब्द का विकास हुआ। तो फारसी भाषा में संस्कृत की सा ध्वनि जो हा में बदल गई और महाप्राण ध्वनियाँ अल्प प्राण में बदल गई। कहने का आशय है कि धा दा में हो गया और सा जो है हा में बदल गया। इस प्रकार से सिंधु शब्द हिंद हो गया। अब चूंकि ईरानी लोग जब आए तो सिंधु नदी के आसपास के प्रदेश को उन्होंने हिंद कहने शुरू कर दिया और हिंद से क्या हो गया, हिंदी, और हिंदी में एक लग गया तो हो गया हिंदीक, तो हिंद हिंदीक बन गया। और बाद में का जो है विलुप्त हो गया और जब का लोप हो गया, लुप्त हो गया, तो शब्द बन गया हिंदी। यानी कि सिंधु सबसे पहले आप देखेंगे सिंधु, सिंधु से हुआ हिंदू, हिंद से हो गया हिंदीक और हिंदीक से का लुप्त हो गया, शब्द बन गया हिंदी। तो इस प्रकार से पहला आपने क्या देखा कि जो व्युत्पत्ति प्रकृति इसका है वो सिंधु हिंदू और हिंदी का और हिंदी से हुआ है। अब आगे हिंदी का व्यवहारिक अर्थ, और हिंदी के व्यवहारिक अर्थ की बात अगर की जाए तो व्यवहारिक दृष्टि से हिंदी उस विस्तृत भूभाग की भाषा है जिसे हम हिंदी प्रदेश कहते हैं और जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड राज्य आते हैं। इन सभी प्रांतों में हिंदी बोली और समझी जाती है तथा इन प्रांतों की राजभाषा भी हिंदी ही है। अब इन्हें कैसे दिमाग में रखें कि कौन कौन से ऐसे प्रदेश हैं जिन्हें हम व्यवहारिक रूप से हिंदी प्रदेश भी कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें तो 3 प्रदेश हैं, 3 प्रदेश में कौन कौन, मध्य प्रदेश है ना, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा हिमाचल प्रदेश। तो 3 प्रदेश की क्या बोले, 3 प्रदेश की छवि। अब छवि, छा से हो गया छत्तीसगढ़, बा से हो गया बिहार। छवि में कौन बोले, हरि, हरि से हो गया हरियाणा। क्या किया बोले सर, उझरा है, क्या है, उझरा है। अब उ से हो गया उत्तरांचल, झा से हो गया झारखंड और रा से हो गया राजस्थान। तो क्या हुआ बताए सर, 3 प्रदेश की कौन, कितने बोले 3 प्रदेश की किस में बोले छवि में, कौन बोले हरि, क्या हुआ बोले उझरा है ना, कौन बोले हरि। अब 3 प्रदेश से 3 प्रदेश इसमें हो गए हिंदी वाले, कौन कौन, एक तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो 3 प्रदेश की छवि, छा से हो गया छत्तीसगढ़ और बी से हो गया बिहार। छवि में कौन बोले हरि, हरि से हो गया हरियाणा। उझरा है, उ से हो गया उत्तराखंड, झा से हो गया झारखंड और रा से हो गया राजस्थान, है ना। तो बस दिमाग में रख लीजिएगा कि क्या बोले सर, व्यवहारिक के हिंदी के अर्थ के लिए कौन बोले 3 प्रदेश की छवि में हरि उझरा है। बस दिमाग रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि 3 प्रदेश की छवि के लिए हरि उझरा है। मतलब व्यवहारिक रूप से हिंदी बोले जाने वाले प्रदेश जो हैं यही है, ठीक है ना। आगे हिंदी भाषा का वैज्ञानिक अर्थ। सर जॉर्ज गेर्सन भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से केवल पश्चिमी हिंदी एवं पूर्वी हिंदी को हिंदी के अंतर्गत मानते हैं और इनके अंतर्गत आने वाली 8 बोलियां ही हिंदी में मानी जाती हैं। तो कहने का आशय है कि हिंदी का भाषा वैज्ञानिक अर्थ अगर लिया जाए तो जॉर्ज गेर्सन महोदय के अनुसार पश्चिमी हिंदी की 5 और पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां, यानी कि कुल मिला जुलाकर केवल 8 बोलियां ही भाषा वैज्ञानिक अर्थ में प्रयोग की जाती हैं। इसे भी थोड़ा सा दिमाग में आप लोग रखें। बात करें हिंदी भाषा का मानक या परिनिष्ठित अर्थ, तो यह है हिंदी का संकुचित अर्थ है। इसमें हिंदी का तात्पर्य उस हिंदी से लिया जाता है जो खड़ी बोली से विकसित हुई है तथा शिक्षा, समाचार पत्र, संचार माध्यम, रेडियो, टीवी तथा हिंदी क्षेत्र के महानगरों में बोली जाती है। यह मानक हिंदी है जो क्षेत्र भेद से अपना रूप नहीं बदलती है। पाठ्य पुस्तकों में इसी भाषा का प्रयोग होता है। तो इस दृष्टि से हिंदी की बोलियां मानक हिंदी के अंतर्गत नहीं आती हैं। कहने का आशय है जो बोलियां हैं वो मानक हिंदी के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो मानक हिंदी कौन हुई बताया सर? मानक हिंदी तो वही है कौन जिसका प्रयोग हम लोग शिक्षा में, समाचार पत्र पढ़ने में करते हैं, लिखने में करते हैं, संचार के माध्यम में हम लोग करते हैं एक दूसरे से, रेडियो पर आप सुनते हैं, टीवी में आप देखते हैं, तथा हिंदी क्षेत्र के जो नगर हैं
उन नगरों में बोली जाती है, उन्हीं भाषा को हम लोग मानक भाषा कहते हैं, मानक हिंदी कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में इसे रख लें। और इस समय जो पाठ्य पुस्तकों में इसी भाषा का प्रयोग हो रहा है, इसे भी दिमाग में थोड़ा सा रखिएगा। अब आगे हम हिंदी भाषा का विकास देखेंगे। बात करें हिंदी भाषा के विकास की, तो हिंदी भारोपी परिवार के अंतर्गत आने वाली आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत आती है। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के परिवार के अंतर्गत आती है, जिसका विकास 3 कालखंडों में विभक्त किया गया है, या आप कह सकते हैं कि 3 कालखंडों में हुआ है, जिनमें पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, जो कि 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक चला है। दूसरा है मध्य भारतीय आर्य भाषा काल, जो कि 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक चला है। और तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, जो कि 1000 ईस्वी से अब तक चल रहा है। इनको कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए मित्रों, बात करें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, तो आपके दिमाग में रखना है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। क्यों? क्योंकि देखिए एक काल के बीच में 500 ईस्वी का अंतर आ रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे आप प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की बात करेंगे, प्राचीन के 2 भाग हैं। एक कौन है? वैदिक संस्कृत, दूसरा कौन है? लौकिक संस्कृत। तो 500 ईस्वी वैदिक की और 500 ईस्वी मान लीजिए आप लौकिक की। तो अगर कितना 1000 घटा देंगे, कहाँ से? बोले 1500 ईस्वी पूर्व में से अगर 1000 ईस्वी घटा देंगे तो कितना बचेगा? 500। यानी कहने का मतलब है कि 500 लौकिक का और 500 वैदिक का, तो 500 वैदिक का 500 लौकिक का, दोनों का मिला करके 1000 होता है। ठीक है ना? तो ये दिमाग में रख लीजिएगा। आगे जब आप आएंगे मध्यकालीन, है ना, भारतीय आर्य भाषा में, तो इसमें 3 भाषाएं हैं। एक है पाली, दूसरा है प्राकृत और तीसरा है अपभ्रंश। तो 500 किसका? बोले 500 ईस्वी पाली की, 500 किसकी? प्राकृत की, 500 किसकी? अपभ्रंश की। तो यानी कि दूसरे में से कितना? आपको 1500 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा। बात करें कैसे? हाँ सर, 500 ईस्वी पूर्व था, 500 आपने घटा दिया इसमें से तो 1 ईस्वी पूर्व आ गया। आप 1 ईस्वी में से 500 और घटाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे? आप पहुँच जाएंगे 1000 ईस्वी में। तो देखिए आ गया ना कि 500 से 1, 1 से 5, 5 से 1000, ठीक है ना? तो 1000 ईस्वी, और 1000 से कहाँ? आधुनिक काल, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा चल रही है। तो क्या ट्रिक मिला सर? ट्रिक यही मिला कि सब में से कितने कितने 500 ईस्वी को घटाते चले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? पहले का 2 विभाजन है तो पहले से 1000 घटा दीजिएगा, दूसरे का 3 विभाजन है तो दूसरे में से 1500 ईस्वी घटा दीजिएगा। आसानी से आपको ये सन निकल जाएगा। और कभी कभी तो प्रश्न आपका यहीं से पूछ लिया जाता है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल, तो आपको लगाना होगा 1500 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व तक। आपसे पूछ लिया मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, तो 500 से 1000 ईस्वी तक है, ध्यान रखिएगा। और आधुनिक ये है। और अगर आपसे पूछ ले पाली भाषा का, तब तो आप थोड़ा संकट में पड़ेंगे। लेकिन पाली का क्या है? 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के कितना? 500 इसमें घटाइए 1 तक, ठीक है ना? प्राकृत का 1 ईस्वी से, हाँ सर 500 जोड़ देंगे 500 तक का। अपभ्रंश का, हाँ सर 500 ईस्वी में हम 500 जोड़ देंगे तो 1000 ईस्वी हो जाएगा, ठीक है ना? और 1000 से आधुनिक। तो दिमाग में रखिएगा कि 500 का आपको अंतर करते हुए चलना है। सारे प्रश्न आपके यहीं से बन जाएंगे। निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आपको आना है, ध्यान में रख लीजिएगा। अगर आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठ गया तो निश्चित रूप से आपका एक प्रश्न अभी से ही मान लीजिए कि आपका बन गया। आगे आप देख पा रहे हैं कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, है ना? 1500 ईस्वी पूर्व से 500 घटाएंगे तो आप आ जाएंगे 1000 तक, है ना? 15 से 1000, और कहाँ से? 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी लौकिक ईस्वी पूर्व तक, ठीक है ना? फिर आपका पाली प्राकृत अपभ्रंश आएगा मध्य में। तो पाली को भी हमने बताया ना कि 500 ईस्वी पूर्व से 1 से 5 प्राकृत और 5 से 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश आता है। और 1000 से ईस्वी से आपका आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल शुरू हो जाता है ना? तो इसको दिमाग में रख लीजिएगा कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है ना? इसमें पाल प्राकृत अपभ्रंश जो है मध्यकाल के अंतर्गत आता है। आधुनिक में हिंदी, बंगला, उड़िया, असमिया, सिंधी, हिंदी, लहंदा, पंजाबी, गुजराती, मराठी आदि भाषाएं आती हैं। अब इनके विकास क्रम को थोड़ा देख लीजिएगा। सबसे पहले
संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। इसे दिमाग में जरूर रखिएगा, जरूर दिमाग में रखिएगा, क्योंकि कभी कभी इसको मिलाने के लिए भी प्रश्न पूछ लेता है। टीजीटी पीजीटी के साथ साथ यूजीसी नेट वाले छात्र भी इसको ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहले संस्कृत है, फिर पाली है, फिर प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है, फिर हिंदी है। ठीक है ना, इसी क्रम में इसका विकास हुआ। ठीक है, अब हिंदी का विकास मोटे तौर पर बात करें तो 1000 ईस्वी के आसपास से माना जाता है। ठीक है ना, यानी कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा से। ठीक है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा कि हिंदी का विकास मोटे तौर पर बोले सर 500 ईस्वी के आसपास से माना जाता है। हिंदी के ठीक पहले की बात अभी आपने देखा अपभ्रंश भाषा है ना, अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ, अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ। ठीक है ना, इसे भी दिमाग में रखिएगा, है ना। अब इन क्षेत्रीय रूपों को जो आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास माना जाता है, तो अपभ्रंश के किस क्षेत्रीय रूप को किस भाषा से विकास हुआ है? तो अपभ्रंश से। देखिए, अपभ्रंश की बात करें तो कुल 6 अपभ्रंश हैं, और इन 6 अपभ्रंशों से किन किन का भाषाओं का विकास हुआ उसे हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, बात करें सौरसेनी से तो पश्चिमी, राजस्थानी, गुजराती और मध्य पहाड़ी भाषा आप देख सकते हैं। ठीक है ना, बात करें अर्धमागधी की तो पूर्वी हिंदी, मागधी से बिहारी, उड़िया, बंगला, असमिया, मराठी, महाराष्ट्री से मराठी, पैसाची से लहंदा और पंजाबी, और ब्रांचड़ से सिंधी। कैसे दिमाग में बैठाया जाए, क्योंकि कभी कभी आपसे पूछ ले सकता है ना कि सौर सैन्य अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी भाषा है या कौन सी एक भाषा नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी है, गुजराती है और मध्य पहाड़ी है। कैसे दिमाग में आपके आ जाए, तो आप दिमाग में रख लीजिएगा कि पारा गुम है। कौन? बोले सर पारा गुम है। किसका? बोले सर सेना का, सौर सेना का, सौर का, यानी कि शेर को देख करके सेना का पारा क्या हो गया सर? गुम हो गया। सर क्या हो गया? बोले सर शेर को देख करके सेना का पारा गुम हो गया। तो पा से पश्चिमी, रा से राजस्थानी, गु से गुजराती, मा से हो गया मध्य पहाड़ी, है ना। बोले सर कौन? बोले शेर को देख करके सेना का पारा गुम हो गया। तो सौर से हो जाएगा शेर, सेना से हो गया सेना का पारा गुम, पा से पश्चिमी, रा से राजस्थानी, गु से गुजराती, मा से मध्य पहाड़ी। सेना को देख करके किसका, है ना, शेर को देख करके सेना का पारा गुम हो गया। ठीक है ना। आगे बात करें अर्धमागधी की तो पूर्वी हिंदी। तो इसे थोड़ा सा ट्रिक हम लोग बनाएंगे। कौन? अर्धमागधी कौन? अर्धमागधी पूर्वी। तो पूर्वी लोग क्या हैं? बोले सर अर्धमागधी हैं। अर्ध कौन? गधई। अर्धगधी कौन है? बोले पूर्वी लोग। थोड़ा सा ट्रिक में रख लीजिएगा ना। और इस ट्रिक का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं है, ना ही किसी राजनीतिक विचारधारा से इसका कुछ लेन देन है, बस किसी तरह से आपके दिमाग में आ जाए। ठीक है ना। तो अर्ध गदही कौन? बोले अर्ध गदही तो सर पूर्वी लोग होते हैं। तो अर्ध का मतलब अर्ध और गदही का मतलब होता है अर्धमागधी, आप ले लीजिएगा, है ना। बस अर्ध गदही पूर्वी है। और महागदही थोड़ा सा ट्रिक बना लीजिएगा, है ना। इसको आप अपने हार्ट पे ना लीजिएगा, ठीक है ना। अर्धगदही तो भैया अर्धगदही पूर्वी लोग होते हैं, पूर्वी हिंदी है। और महागदही सर, है ना, क्या थी? बीबी थी, बीबी उड़ी असमिया, है ना। महागदही बीबी थी, बीबी क्या हो गई? बीबी उड़ी असमिया। बस महागदही बीबी उड़ी असमिया। बी से हो गया आपका बिहार, बी से बिहार, बिहार बंगला, उड़ी असमिया, उड़ी से उड़िया, असम से असमिया। तो कह रहे हैं कि सर महागदही बीबी क्या की? उड़ी असमिया, असम में उड़ गई, भाग गई, उड़ गई। ठीक है ना। तो मागधी का आपका हो जाएगा बिहारी, उड़िया, बंगला और असमिया। ठीक है ना। आगे बात करें महाराष्ट्री अपभ्रंश तो मराठी। तो बस दिमाग में रख लीजिएगा कौन? बोले महामराठी। आपको मिल रहा है, यहाँ पे महा है, वहाँ पे मरा है। ठीक है ना। ये आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्री मराठी बोलते हैं, महाराष्ट्री मराठी बोलते हैं। ठीक है ना। ये तो आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आगे है पैसाची अपभ्रंश। तो पैसाची अपभ्रंश का 2 बोलियाँ भाषा आएगी, लहंदा और पंजाबी। कैसे दिमाग में रखेंगे? तो बस कर लीजिएगा पिचासी का क्या है? बोले पंजा, बिल्कुल लहंदा है। पैसासी का पंजा लहंदा है। बस तो पा से हो गया पंजा से पंजाबी, लहंदा से हो गया लहंदा। किसका? पैसाची। पिचासी का
जो पंजा है लहंदा है, लहंदा है, पंजा लहंदा, ठीक है ना। और ब्राचड़, ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी, सिंधी भाषा, तो रख लीजिएगा कि ब्राचड़, ब्राचड़ लोग क्या करते हैं, बोले सिंधी भाषा बोलते हैं, सिंधी भाषा ब्राचड़, ब्राचड़ भाषा सिंधी, सिंधी ब्राचड़, सिंधी ब्राचड़ बोलता है, ठीक है ना। बस दिमाग में रखिएगा ब्राचड़ लोग क्या करते हैं, सिंधी बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक बार फिर देखिए क्या बोले, शेर को देख करके सेना का पारा गुम हो गया, सेना का पारा गुम किसको बोले, शेर, शेर को देखकर सेना का पारा गुम हो गया। अर्धगदही पूर्वी लोग होते हैं, महागदही बोले बीबी उड़ी असमिया, महागदही बीबी उड़ी असमिया। और मराठी महाराष्ट्री, मराठी बोलते हैं, महाराष्ट्री मराठी बोलते हैं। 85 का पंजा लहंदा है, 85 का पंजा लहंदा है। और ब्राचड़ सिंधी बोलता है, ब्राचड़ सिंधी बोलता है। ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से आपको याद हो जाएगा। एक छोटी सी बात थोड़ा सा और दिमाग में आप लोग रख लें कि प्राचीन काल 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक माना जाता है, मध्यकाल 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक, और आधुनिक काल 1800 ईस्वी से अब तक माना जाता है। थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा कि 1000 से 15, 15 से 18, 18 से अब 300 ईस्वी को उसमें जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। 1000 में 5 15 और 15 में 3 18, 18 से अब तक, ठीक है ना। थोड़ा दिमाग में रखिएगा, आसानी से आपके दिमाग में बैठा रहेगा। हो सकता है यहाँ से प्रश्न अगर बन जाए तो आप इससे कोई गलती ना हो। अब आगे हम लोग हिंदी भाषा की उपभाषा और बोलियों को हम लोग देखेंगे। बात करें हिंदी की उपभाषा तो हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं, और बोलियों की बात करें तो 18 बोलियां हैं। अब उपभाषा में कौन कौन सी 5 उपभाषाएं हैं, तो एक ट्रिक हम लोग बनाए हैं, क्या, प अध प बड़क मतप्पू पप्पू, और दूसरा हम लोग कहते हैं रवि, पप्पू रवि, यानी कि रवि पप्पू है या पप्पू रवि है, ठीक है ना। अब पा से पश्चिमी उपभाषा, पा पहाड़ी, पा यानी कि पू से पूर्वी, है ना। तो पश्चिमी, पहाड़ी और पूर्वी 3 हो गया, रा से राजस्थानी और बी से बिहारी। ये 5 क्या हैं, उपभाषाएं हैं, और इन्हीं 5 उपभाषाओं से 18 बोलियां, जिनका अध्ययन हम लोग आगे की क्लास में करेंगे। हिंदी की बोलियां, और बात करें हिंदी की बोलियों की तो हिंदी और उसकी जो भाषाएं हैं तथा उनकी जो बोलियां हैं, उन सबको एक निम्न ढंग से वर्गीकृत किया गया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो बात करें अपभ्रंश की तो देखिए मित्रों, कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि कौन से अपभ्रंश में कौन कौन सी उपभाषा आती है और कौन कौन सी बोलियां आती हैं, ठीक है ना। तो बात करें अपभ्रंश की तो सौर सेनी अपभ्रंश है ना, कौन है, सौर सेनी अपभ्रंश। यानी कि सौर सेनी अपभ्रंश में कौन कौन यहाँ पे आते हैं, तो देखिए आप देख सकते हैं पश्चिमी, राजस्थानी और पहाड़ी उपभाषाएं इसके अंतर्गत आ रहे हैं, ठीक है ना। तो शेर सेनी कौन है, बता रहे हैं कि शेर सेनी, आपने आपको बताया भी था ना कि क्या हो गया था, बोले शेर को देख करके सेना क्या हो गई थी, है ना, बताया था ना, पारा गुम हो गया था, शेरा का पारा गुम हो गया था शेर को देख करके। यानी कि सौर सेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी पारा गुम हो गया था, तो शेर को देख करके सेना का, है ना, शेर को देख करके सेना का पारा गुम हो गया था। तो पा से हमने बताया था क्या, पश्चिमी, रा से राजस्थानी बताया था, ठीक है ना, और पा से पहाड़ी, गा से गुजराती और मा से मराठी, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ क्या देखेंगे आप, सौर सेनी के अंतर्गत आपको जो है 3 पढ़ना है। क्या पढ़ना है, सौर सेनी के अंदर पपरा, पपरा, ठीक है ना, पा से पश्चिमी, पा से पहाड़ी और रा से राजस्थानी, ठीक है ना, दिमाग में रख लीजिएगा। तो सौर सेनी के अंतर्गत कौन कौन है, बोले सर सौर सेनी के अंतर्गत हम लोग जो देखेंगे वो पपरा देखेंगे, पा से पश्चिमी, पा से पहाड़ी और रा से राजस्थानी, ठीक है ना। देखिए अब क्या हो गया, जो सौर शेर था वो सौर शेर यानी कि सौर शेर पर आ गया, प रा, पा से पश्चिमी, पा से पहाड़ी, रा से राजस्थानी, ठीक है ना। ये 3 उपभाषाएं हैं और इसके अंतर्गत कुछ बोलियां हैं, ठीक है, जिन्हें हम लोग देखेंगे। बात करें सौर सेनी अपभ्रंश की तो पहला है पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी में आकार बहुला और ओकार बहुला। कभी कभी भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। आकार बहुला की बात करें तो आ माने आ, बड़ा आ, और कार ले लीजिए जिसका बड़ा आकार होता है, बड़ी साइज होती है, ठीक है। कौन, एक तो कौरवी है, दूसरा हरियाणवी या बांगरू है,
और तीसरा है दक्षिणी। तो दिमाग में रख लीजिएगा कौन। बोले सर पश्चिम में कौन जिसका बड़ा आकार होता है? बोले एक तो कौरवी है, कौरवी सेना को आप देखे होंगे ना, तो जो कौरवी की सेना थी उसका बड़ा आकार था। दूसरा कौन? जो हरियाणवी होते हैं, जो बांगरू लोग होते हैं, उनका भी बड़ा आकार होता है। और तीसरा, जब दक्षिणी में जाओगे ना तो दक्षिणी लोगों को देखोगे तो उनका भी बड़ा आकार है। कहने का आशय ये है कि अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा आकार बहुला है, तो इसको आकार को हम लोग बड़ा आकार ही कर लेते हैं कि कौरवी बड़ा आकार का होता है, हरियाणवी बड़ा आकार का होता है और दक्षिणी बड़े आकार के होते हैं। कहने की आशा है कि ये जो बोलियां हैं वो बड़ा आकार बहुला है। ठीक है, आगे दूसरा पश्चिमी के अंतर्गत ऐसी भी बोलियां हैं जो ओकार बहुला है। तो ओकार बहुला कौन कौन सी बोलियां हैं? एक तो ब्रजभाषा है, दूसरा बुंदेली है, तीसरा है कनौजी है। कैसे दिमाग में रखेंगे? तो इसकी भी एक ट्रिक बना लीजिएगा। क्या? ओ कौन? ओ कौन? ओ क्या? बोले सर ओ क्या करो? ब्रज को बुक कर दो। ओ ब्रज को बुक कर दो, बस ओ ब्रज को बुक कर दो। तो ओ क्या कर दिया? ओ ने ब्रज को बुक कर दिया, बस ओ ब्रज को बुक कर दिया। या दिमाग में रख लीजिएगा कि वो क्या करता है? ब्रज को बुक दे देता है। ठीक है ना? तो ब्रज से क्या हो गया? ब्रज भाषा, ओ ब्रज भाषा। बू से बुंदेली, ओ का से कनौजी। तो बस दिमाग में रख लीजिएगा ओ उसने क्या किया? ओ ने ओ तो भैया क्या करता है? ब्रज को बुक दे देता है, या ब्रज को बुक दिया, ब्रज को बुक दिया। बस दिमाग में रख लीजिएगा। आकार बहुला हरियाणवी बड़ा आकार वाला होता है, कौरवी बड़ा आकार वाला होता है, दक्षिणी बड़ा आकार वाला होता है। ठीक है ना? ओ कौन? वो तो वही है जो ब्रज भाषा को बुक दिया था। ठीक है ना? वो ठीक है, ओकार में यानी कि ब्रज भाषा है, बुंदेली है और कन्नौजी है। ठीक है, तो दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, और आगे आए बात करें सौर श्रेणी के अंतर्गत जो राजस्थानी है, इसे कैसे दिमाग में रखेंगे? तो राजस्थानी की जितनी बोलियां हैं वो टा वर्ग बहुला है। क्या है? टा वर्ग बहुला है। तो मामा जमे राजस्थान में माँ से कौन? मारवाड़ी, माँ से मालवी, जा से जयपुरी, में से मेवाती। तो मामा जमे कहाँ पे? राजस्थान में। क्या है? टा बहुला टा। और क्या करते हैं? टमाटर खाते हैं। ठीक है ना? तो बस दिमाग में रख लीजिएगा, मामा जाकर के राजस्थान में जम गए हैं, वहाँ पे टमाटर खाते हैं, यानी कि टकार बहुला जो इनकी बोलियाँ हैं। ठीक है, आगे बात करें पहाड़ी की, तो पहाड़ी को हम लोग अच्छे से पढ़े थे ना कि पहाड़ी लोग क्या होते हैं? कुगने होते हैं, तो कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। ठीक है, तो ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। आगे दूसरी जो बात करें अपभ्रंश भाषा की, तो दूसरी अपभ्रंश भाषा है अर्धमागधी, है ना? और अर्धमागधी को हम लोग क्या कहते थे ना? गधी। तो अर्धगधी कौन? बोले पूर्वी लोग। दिमाग में रखिएगा, एक ट्रिक है, इसे किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, ना है किसी राजनीतिक विचारधारा से इसका कुछ लेन देन है, बस आसानी से दिमाग में आपके बैठ जाए, एकमात्र यही प्रयास हमारा है। ठीक है ना? तो अर्धगधई, बोले सर अर्धगधई माने अर्धमागधी कौन? पूर्वी लोग अर्धगधई होते हैं, जिसमें कौन है? एबीसी अभी आप पढ़े अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी। तो अर्धगधी सर पूर्वी लोग अर्धगधी होते हैं, यानी कि अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन? बोले पूर्वी हिंदी आती है, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत एबीसी आती है। इसको भी दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना? तो अर्धगधी, हाँ सर अर्धगधी में पूर्वी लोग अर्धगधी होते हैं, अभी एबीसी इसमें आता है अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी। ठीक है, महागधी कौन होता है? महागधी माने मगधी के अंतर्गत। बोले सर बिहारी, तो महागधी होते हैं। ठीक है ना? महागधी का मतलब है कि मागधी में कहाँ? बिहारी। और बोली कौन से है? अभी आप पढ़ रहे थे कि बिहारी बोली कौन बोलता है? बोले मैम, बिहारी मैम भोजपुरिया बोलती हैं, बिहारी मैम भोजपुरिया, मैम भोजपुरी। ठीक है ना? ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना? देखिए मित्रों, जो भी हमारे साथी भाई बहन सुन रहे हैं, बिहार से होंगे, कहीं से भी होंगे, तो अपने हार्ट में ना लीजिएगा मित्रों, बस केवल आपको याद करना है। कैसे आप इसको याद कर लें, बस यही एक ट्रिक है। ठीक है ना? तो क्या कर सकते हैं हम लोग? सौर सेनी का मतलब होता है कि सौर शेर को देखकर सेना क्या हो गई? परपरा गई। तो पा से पश्चिमी, पा से पहाड़ी, रा से राजस्थानी। ठीक है, और क्या हुआ?
और सर पश्चिमी, पश्चिमी वाले क्या किए, आओ पश्चिमी आओ, पश्चिमी आओ, क्या करते हैं, आओ आओ आओ। आकार, बड़ा आकार किसका, बोले सर बड़ा आकार तो 3 लोगों का होगा, एक तो कौरव की सेना का बड़ा आकार था, दूसरा हरियाणा या बांगुरू की साइज बड़ा आकार की होती है, और दक्षिण में जाओगे तो दक्षिण लोगों की आकृति बड़े आकार की होती है। ओ। अब ओ क्या किया, बोले ब्रज ने ओ क्या किया, ब्रज को बुक दिया, ब्रज को बुक दिया, ब्रज को बुक दिया। तो ब्रज से ओ ब्रज है, ओ बुंदेली है, ओ कनौजी है, ठीक है ना। ऐसी भावना, ओ ब्रज भाषा, ओ ब्रज वाला है, ओ बुंदेली वाला, ओ कनौजी वाला है, दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। मामा जमे कहाँ, राजस्थान में, है ना, टमाटर खाते हैं, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। और पा से क्या हो गया, पहाड़ी लोग कोगने होते हैं, ठीक है। बात करें अर्धमागधी की, जिसे अभी कहते हैं अपना अर्धगधी, कौन, पूर्वी लोग होते हैं, जिसमें एबीसी अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। और महागधी की बात करें तो बिहारी भाषा इसके अंतर्गत आती है, ठीक है ना। मैम भोजपुरी में मैम क्या करती हैं, बिहारी मैम भोजपुरिया पढ़ाते हैं, बस दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। तो बिहारी का मतलब बिहारी उपभाषा है, और भोजपुरिया मैम भोजपुरिया, तो मैथिली, मगही और भोजपुरी बोलियाँ हैं, ठीक है ना। इसे दिमाग में रखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक। आगे बात हम लोग करें, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने पश्चिमी हिंदी है, इसके अंतर्गत 2 अन्य बोलियों को भी मानते हैं। एक तो है तजु बब्बकी और दूसरा है निमाड़ी, ठीक है ना। तो इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा, कभी कोई प्रश्न यहाँ से बन सकता है, ठीक है ना। तो क्या है, ताजी, पश्चिम में क्या है, ताजी निमाड़ी। ताजी निमाड़ी कहाँ, बोले सर ताजी निमाड़ी तो पश्चिम में मिलती है, बस दिमाग में रख लीजिएगा, ताजी निमाड़ी, है ना। कौन, भोला, बस दिमाग में रख लीजिएगा, भोला नाथ तिवारी जी ने भी इसको माना है, क्या माना है कि पश्चिम में जो है ताजी निमाड़ी मिलती है, ठीक है। आगे हम लोग बात करें कुछ बोली और बोली का अन्य नाम तथा उसके उपबोली भी कुछ हैं, ठीक है ना। बात करें हरियाणी की, बार बार हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका अन्य नाम बांगरू और एक नाम देशवाली भी होता है, ठीक है ना। तो देखिए हरियाणवी क्या करता है, बोले सर जो हरियाणी होता है वो एक तो बांगरू और देशवाली भाषा बोलता है, ठीक है ना। जाटू और चमरवा इसकी उपबोली है। तो बस दिमाग में रख लीजिएगा कि हरियाणा के कौन, जाटू और चमरवा क्या करते हैं, बांगरू और देशवाली भाषा बोलते हैं, ठीक है ना। कौन, बोले सर हरियाणा के कौन, जाटू और चमरवा क्या करते हैं, बांगरू और देशवाली भाषा बोलते हैं, दिमाग में से रख लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करें ब्रजभाषा की, तो ब्रजभाषा का अन्य नाम है अंतर्वेदी। देखिए ब्रज की भाषा है तो अंतर्वेदी होती है, अंदर में जा करके क्या करती है, बहती है, अंदर में जाके चुभती है, अंदर में जा करके समाहित होती है। कौन बोलते हैं, अन्य, तो भुक्सा, जादोवाटी और डांगी, ठीक है ना। तो बस दिमाग में रख लीजिएगा कि ब्रजभाषा कौन, अंतर्वेदी होती है। कौन बोलता है, भुक्सा, जादो और डांगी, भुक्सा जादू डांगी क्या करते हैं, बोलते हैं इसको, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। बुंदेली की बात करें तो बुंदेली बुंदेलखंड इसका नाम ही है, ठीक है ना। और बोलने वाले कौन कौन से हैं, इसकी उपभाषा कौन सी है, तो पावरी है, बनाफरी है, लोधांती है, निभट्टा है। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि बुंदेली लोग कैसे होते हैं, बोले सर बुंदेली लोग बुंदेलखंडी होते हैं और क्या करते हैं, पावरी, उनकी पावरी क्या है, बनाफरी, लोभंती और निभट्टा होते हैं। तो एक तो क्या होते हैं, निभट्टा होते हैं, लोभंती होते हैं, पावरी और बनाफरी होते हैं, ठीक। कौन, बोले बुंदेल वाले, ठीक है, पावर होती है बुंदेलों में, पावरी है, बनाफरी होते हैं, लोभंती और निभंटा होते हैं, ठीक है। आगे बात करें अवधी की, तो अवधी के अन्य नाम होता है कौशली, बैसवाड़ी, एक नाम इसका बनाफरी भी आता है, ठीक है ना। तो अवधी, कौशली और बैसवाड़ी, कौन, जुलाहा, गहोरा और जुडर, ठीक। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि जो गोहरा जुडर, जोलहा गोहरा डूजर, है ना। तो जुलाहा, गहोरा और जुडर, ठीक है, उपभाषाएं। बात करें कौरवी की, तो कौरवी का अन्य नाम आप जान ही रहे हैं, खड़ी बोली है। छत्तीसगढ़ी की खलटाही और लरिया, तो छत्तीसी व्यक्ति क्या होता है, बिल्कुल खल होता है, खल माने दुष्ट, ठीक। तो खा से हो गया खलटाही, ला से हो गया लरिया। तो छत्तीसगढ़ी कैसा होता है, बोले सर छत्तीसगढ़ी तो खल होता है, खा से खलटाही, ला से लरिया, ठीक। बघेली, अभी हम लोग पढ़ रहे थे, बघेली क्या होती है, रिवाई, क्योंकि रीवा के आसपास इसका केंद्र है, मध्य केंद्र कौन है, रीवा है, तो रीवा से इसका नाम पड़ गया रिवाई। और बघेली की बोली, बाघ की बोली हम लोग सुनेंगे तो रिवाई आ जाएगी, रिवाई, है ना, क्योंकि बाघ की बोली जो होती है बिल्कुल निभट्ठा होती है, निभट्ठा, ठीक है। आगे डिंगल भाट भाषा, पिंगल नाग भाषा,
तो डिंगल डिंगल डी डीभ डीभ डी डिंगल भाट भाषा और पिंगल नाग भाषा है। दिमाग में रख लीजिएगा, इन्हीं की डिंगल को भाट भाषा भी हम लोग कहते हैं और पिंगल को नाग भाषा भी कहते हैं। आगे हिंदी की प्रमुख बोलियों के जो नामकरण करता है, कभी कभी प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है और एक आध बार कौरवी को लेकर और ब्रजभाषा को लेकर प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आपको इसे भी देखना होगा। ठीक है ना। तो एक तरफ आप देख रहे हैं बोली और दूसरी तरफ उसके नामकरण करता है। बात करें कौरवी की, तो देखिए कौरवी नाम किसने दिया? राहुल ने दिया। तो कौरवी से ले लीजिएगा रवि और राहुल, रवि राहुल, रा से रवि, रा से राहुल, यहाँ से रवि ले लीजिएगा, यहाँ से राहुल ले लीजिएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। तो रवि और राहुल, रवि राहुल मित्र है, रवि राहुल साथ साथ है। ठीक है। बात करें ब्रज बोली, तो ब्रज बोली ईश्वरी, ईश्वर चंद्रगुप्त, ईश्वर चंद्रगुप्त। तो ब्रज बोली जान ही रहे हैं ईश्वरी बोली है, क्योंकि वहाँ पर ईश्वर का जन्म हुआ था। कौन ईश्वर? है ना, किशोर जी का जन्म हुआ था ना, तो ब्रज की भूमि में। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि ब्रज बोली तो ईश्वरी बोली है, ईश्वर चंद्रगुप्त ने। ठीक है, इसका नाम दिया। राजस्थानी, राजस्थानी बात करें सन, सन, सन माने पुत्र होता है, तो राजस्थानी, राजस्थानी से राजस्थानी हो जाएगा। सन का मतलब घेरसन, तो राजस्थानी सन, है ना। सन 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 कहाँ का? बोले सन माने लड़का, पुत्र, कौन? राजस्थानी है, तो सन मतलब घेरसन, राजस्थानी नाम दिया। डिंगल की बात करें तो डिंगल, डींग मांगते हैं ना, कहते डींग बहुत बाकत है, बहुत बाके, डींग बके, बाकी बाकी दास, बाकी दास, तो डींग बाकी दास, डींग बकते हैं, है ना, डींग डींग मांगते हैं ना, तो डींग बाकी बाकी दास। बिहारी सन भी होता है, तो घेरसन, बिहारी घेरसन, है ना। तो देखिए एक राजस्थानी सन होगा सन और दूसरा बिहारी सन, दोनों सन है, पुत्र है। और भोजपुरी, भोजपुरी में क्या करते हैं? रेमंड, भोजपुरी रेमंड नाम ने दिया। तो भोजपुरी में हम किसी का नाम लेते हैं ना, तो उसके नाम के साथ रे लगा देते हैं, है ना, फलाने रे, ढमाके रे, है ना। किसी का नाम लेना होता है तो रे लगा देते हैं। ठीक है ना, कल्लू रे, है ना, तो रे, रे भोजपुरी में रे। और मैथिली, मैथिली की बात करें, मैथिली को क्या किए? बुक 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 करिए, बुक करिए, है ना। मैथिली को, मैथिली को कोकिल भी होता है ना, कोकिल, कोल 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 कर लीजिए, तो मैथिल कोकिल, मैथिल कोकिल, मैथिल कोल। बस दिमाग पर रखिए, जैसे दिमाग में आपके आ जाए। ठीक है ना। तो एक बार फिर देख लीजिए, कौरवी रवि राहुल, रवि राहुल। ब्रज बोली ईश्वरी है, ब्रज बोली ईश्वरी, है ना। राजस्थानी सन और बिहारी सन होता है, सन का मतलब घेरसन, घेरसन। ठीक है। डिंगल बागते हैं, डिंगल बागते हैं, डिंगल डिंगल बाकी। ठीक है ना। भोजपुरी मेरे, भोजपुरी मेरे लगाते हैं। मैथिली कोकिल, मैथिल को, मकिल कोल, मकिल कोल, मैथिल कोकली। ठीक है ना। कोल माने कोल बुक। ठीक है, कोकिल, कोकिल, दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है। चलें आगे हम लोग देखते हैं कि हिंदी की प्रमुख बोलियों का क्षेत्र है, जो कि कुछ विशेषता इसमें दिखाई दे रही है। ओकार बहुला, आकार बहुला, उदासीन आदि सब कुछ आप देखिए। बात करें विशेषता की, तो यहाँ पे ओकार बहुला है। बोली कौन सी है? ब्रजभाषा, बुंदेली, कनौजी, मारवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली और मवाती। कैसे? मालवी। कैसे दिमाग में रखे हैं कि ये जो 7 बोलियां हैं ओकार बहुला हैं। ठीक है ना। अभी आपने देखा था ओ, क्या? ओ क्या किया? ब्रज को बुक दिया। ओ ब्रज को बुक दिया, तो ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा भी है। ओ ब्रज को बुक दिया। ठीक। और दूसरा क्या होगा? ओ क्या होता है? बोले ओ मामा, मामा थोड़ा सा अलग लीजिएगा। ओ मामा क्या करते हैं? बोले ओ मामा कुआं, कुआं, कुआं में गड़ गए, कुआं में गड़ गए। ओ मामा कुआं में गड़ गए, कुआं में गड़ गए, कुआं गड़ गए, कुआं में गड़ गए। तो बस ओ मामा कुआं में गड़ गए। माँ से मारवाड़ी, माँ से मालवी, कुआं से कुमाऊनी, गढ़ से गढ़वाली। तो देखिए कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ सकता है ना, अगर ओ लगा दे और इन 7 में से कोई आपको दे दे कि निम्नलिखित में से कौन ओकार बहुला है, तो थोड़ा सा प्रयास आप करिएगा, है ना, कि प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है। ठीक है। वो क्या करता है? उसने ब्रज को बुक दे दिया और ओ मामा कुआं में गड़ गया। तो कुआं से होगा कुमाऊनी, गढ़ से होगा गढ़वाली, माँ से मारवाड़ी और माँ से मालवी। ठीक, ओकार बहुला है। आगे चलते हैं, आकार बहुला को देखते हैं। आकार बहुला अभी आपने देखा था, आकार बहुला में कौन था? एक तो कौरवी है, कौरव का बड़ा आकार। दूसरा आपने देखा था हरियाणवी, हरियाणवी है ना, हरियाणवी का बड़ा आकार। तीसरा आपने पढ़ा था दक्खनी, तो दक्खनी का बड़ा आकार। ठीक है ना। तो बड़ा आकार किसका? कौरवी का, दक्खनी का और हरियाणवी का। ठीक है, इसे आप देख लीजिएगा। बात करते हैं उदासीन, तो उदासीन कौन है? बोले अब, है ना, अब उदासीन है, अब उदासीन है ना। कोई व्यक्ति देखते होंगे जब लड़ाई झगड़ा बवाल हो जाता है तो बड़ा बवाल वाल के बाद क्या हो जाता है, वो शांत हो जाता है, तब कहते हैं अब शांत है, अब उदासीन है। तो अब उदासीन, उदासीन कौन है? बोले अब, आ से अवधि, बा से बघेली, इन्हीं की ए भी उदासीन है। बस दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा।
ठीक है। बात करें इकार बहुला की तो ई का भोजपुरी, भोजपुरी अंत मेरी ई है, बस दिमाग में रख लीजिएगा, इकार बहुला भोजपुरी है। ठीक है, थोड़ा एक बार और देख लीजिए। हाँ देखिए, ओकार बहुला में बोले सर ओकार बहुदाल में कौन है ना, ब्रजबुक, ब्रजबुक, ओ ब्रज का बुक, ओ ब्रज का बुक, उसने ब्रज को बुक दिया ओ। ठीक, इन्हीं की ओ से संबंधित कौन है, बोले सर ब्रज, बुंदेली, कनौजी। और मामा क्या करते हैं, कुआं में गड़ गए, कुआं में गड़ गए। मारवाड़ी, मालवी, कुमायनी और गढ़वाली, ओ मामा कुआं में गड़ गए। ठीक है, ये ओकार बहुला है। आकार में आपने भी देखा, कौरवी बड़ा आकार वाला, दूसरा हरियाणवी बड़ा आकार वाला होता है, हरियाणवी, तीसरा दक्षिणी बड़ा आकार वाला होता है, बड़ा आकार वाला। ठीक है, उदासीन है ना, लड़ाई झगड़ा के बाद क्या होता है, व्यक्ति उदासीन हो जाता है। अब क्या है, उदासीन है, अवधि, वकीली। ए भी उदासीन कह सकते हैं। ठीक है ना, तो अब व्यक्ति क्या हो गया, उदासीन हो गया। और ई की बात करें, इकार बहुला, तो भोजपुरी इकार बहुला है, क्योंकि अंत में ई है इकार, ई भोजपुरी इकार बहुला है ना, ई भोजपुरी इकार बहुला है। दिमाग में रखिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। आगे देखिए, हिंदी की जो 4 महत्वपूर्ण बोलियां हैं, कुछ विशेष बातें हैं, थोड़ा सा इसमें देख लीजिएगा। बात करते हैं ब्रजभाषा में सौरसेनी। ठीक है, सौरसेनी। अब ब्रज का क्या है, सौरसेनी है। कौन सी उपभाषा है, तो पश्चिमी उपभाषा है। आकार उकार बहुला है। ठीक है ना। बात करें अवधि की, तो अवधि आप जान रहे हैं, अवधि क्या है, कौन सी, पूर्वी के अंतर्गत आती है। पूर्वी क्या होती है, अर्धगधी होती है, अर्धमागधी। ठीक है ना, और आकार बहुला है। कौरवी की बात अभी आप कर रहे थे, सौरसेनी के अंतर्गत आ रही है, सौरसेनी पश्चिमी में आ रही है। कौरवी कैसा, बड़ा आकार वाला होता है, आकार बहुला होता है। भोजपुरी की बात अभी कर रहे थे, मैम भोजपुरी, बिहारी मैम भोजपुरी बोलती है ना, बिहारी उपभाषा है ना, उपभाषा बिहारी। और अपभ्रंश कौन थी, बिहारी क्या है, महागधी, अपभ्रंश मागधी, उपभाषा बिहारी और इकार बहुला। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप जब देखेंगे, इससे संबंधित प्रश्न अगर आपके परीक्षा में पूछा गया तो निश्चित रूप से आप उस प्रश्न को बना ले जाएंगे।